हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर शुरू करने चल रहे हैं आपका मंडे टू सैटरडे। अब आपका संडे को अब टेस्ट होगा, ठीक है। जो अगला संडे आएगा अब आने वाला, उस दिन से टेस्ट होगा जितना आप पूरा पढ़े रहेंगे। तो आप आज से सैटरडे तक पूरा रिवीजन करिए। रोज़ 8 बजे वीडियो आ जाएगी घटना चक्र पूर्वावलोकन की रिवीजन की। आप यहाँ से देखिए। आप ये वीडियो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा घटना चक्र कब रिवीजन हो गया, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संडे को टेस्ट होगा, उससे टेस्ट है, दिमाग में रखिएगा संडे को। इसीलिए ये सब ध्यान से पढ़िए और इसका पीडीएफ डाउनलोड किया करिए। पीडीएफ आज से आप कोई पीडीएफ मत छोड़ा करिए, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने से ये होगा, जब हम टेस्ट संडे में टेस्ट लेंगे तो आप 2-3 घंटे में सब पीडीएफ पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हैं। सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें देखिए कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सबके रैंक भी दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो गया है आपका। ये टेलीग्राम पर जाके वहाँ देख लीजिए कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ज़्यादा बच्चे तो सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन जितने भी बच्चे किए थे काफ़ी मेहनती बच्चे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आज क्या है आपका, ये आपका ज्वालामुखी है। जितने भी ज्वालामुखी है पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर अपने पृथ्वी पर सब कुछ ज्वालामुखी यहाँ पर आज कवर होगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आज का हिस्ट्री है, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो आपका कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित नहीं करने का आता है, तो ये सब वही है। आज पूरा आपको क्लियर हो जाएगी क्या 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 है। एनसीईआरटी कॉर्नर है, ये देखिए एनसीईआरटी कॉर्नर के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन आंसर का टेस्ट, ठीक है। तो चलते हैं, हम कर लेते हैं, जो भी समय लगे इसको करते हैं। आज के बाद आपको ज्वालामुखी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है आज। यहाँ देखते हैं माउंट किनाबालू, ये कहाँ है माउंट किनाबालू, ये देखिए। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये अब देखिए यहाँ मलेशिया दिख रहा है। हम कोई चीज़ लाते हैं मैप के थ्रू लाते हैं ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ मलेशिया दिख रहा है ना, मलेशिया। अगर पूछे कि माउंट किनाबालू ज्वालामुखी कहाँ है, माउंट किनाबालू वोल्केनो कहाँ है, तो ये कहाँ कहेंगे, ये आपका मलेशिया में है माउंट किनाबालू। अब देखिए फिलीपींस में 3 ज्वालामुखी याद रखेंगे। अभी तक सिर्फ आप कौन सी ज्वालामुखी याद करते होंगे, ताल सिर्फ याद करते होंगे। माउंट ताल, ताल फिलीपींस में याद करते होंगे। लेकिन 2 और याद करिए, एपो आपका, माउंट एपो और मायोन, ठीक है। तो मायोन है ये, मायोन। तो माउंट एको और एपो और मायोन और ताल, तीनों याद करिए, एपो ताल मायोन। ये तीनों ज्वालामुखी आपका कहाँ पाए जाते हैं, फिलीपींस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, ये इंडोनेशिया की बहुत बार पूछा जाता है, माउंट मेरापी। माउंट मेरापी कहाँ है, तो माउंट मेरापी आपका कहाँ पड़ जाता है, इंडोनेशिया में। और क्राकाटाओ, ये तो कई बार पूछा गया है, क्राकाटाओ कहाँ है, तो क्राकाटाओ भी आपका इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया बना है तो यहीं पे क्राकाटाओ है। माउंट मेरापी है, माउंट सिनाबुंग, ये तीनों आप किसका याद करेंगे, इंडोनेशिया का याद करेंगे। क्या, माउंट मेरापी, क्राकाटाओ और माउंट सिनाबुंग, ठीक है। ये आपका याद रखेंगे। क्राकाटाओ कैसे याद करेंगे कि ये देखिए इंडोनेशिया जैसे लग रहा है, ये आपका पूरा क्रैक, यहाँ भी क्रैक है, एक मिनट, यहाँ भी देखिए क्रैक है, यहाँ भी क्रैक है। ये चेंज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्रैक, थोड़ा यहाँ भी क्रैक लग रहा है, यहाँ भी क्रैक लग रहा है। तो क्या रहा, सब क्रैक लग रहा है, तो क्रैक से क्राकाटाओ याद कर लीजिए। माउंट क्राकाटाओ याद है, क्रैक से क्रैक, तो ये कहाँ जाएंगे, इंडोनेशिया। सीनाबुंग ये इंडोनेशिया, मेरापी इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखिए तंजानिया में क्या है, कौन सा ज्वालामुखी है, ये माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में, ये भी एक बार पूछ लिया गया है कि तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। अभी अब क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए ईरान में एलबुर्ज है, ईरान में कौन सा आपका एलबुर्ज है, ईरान में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ईरान में कौन सा है, एलबुर्ज है। और एक दामबंद है, तो ईरान में 2 याद करिएगा, दामबंद तो कई बार पूछा है। ईरान में अलबुर्ज है और दामबंद है। कोही सुल्तान कहाँ है, कोही सुल्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कोही सुल्तान पाकिस्तान में है।
अलबुर्ज ईरान में है ज्वालामुखी, दामबंद आपका यहीं है। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाता है विसुवियस और एटना, इटली में ही दोनों है, ठीक है। तो ये आपका विसुवियस और माउंट एटना ये इटली में है। ये है हो गया। अब देखिए इधर आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में सबनकाया, सबनकाया कहाँ पड़ता है ज्वालामुखी? पेरू में पड़ता है सबनकाया, ठीक है। तो पेरू में सबनकाया पड़ जाता है। अब देखिए कोटोपैक्सी, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार आता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर लिखा गया है ना, ये देखिए इक्वाडोर यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ कोटोपैक्सी आपका आ जाता है। और चिम्बाराजो कहाँ आ जाता है? ये भी आपका इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में कौन कौन सा? चिम्बाराजो, कोटोपैक्सी। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको फिर दोबारा याद करवाएंगे मैप में डोनोट करके, यहाँ पढ़िए फिर जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे याद ही करवाते रहूँगा। बिल्लारिका, बिल्लारिका चिली में है। तो यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे आप? क्या? चिम्बाराजो इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, सबनकाया पेरू में, बिल्लारिका चिली में, ठीक है। तो इतना याद रखिए साउथ अमेरिका में, ठीक है। दो जगह कहाँ कहाँ याद कर लिए? अपने एशिया में पूरा याद कर लिए। किलीमंजारो यहाँ पर जो था इसको याद कर लिए, तंजानिया में विसुवियस एटना पटना वाला, एटना इटली वाला याद कर लिए, ठीक है। सबनकाया पेरू वाला, चिम्बाराजो इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बिल्लारिका चिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं चाचा चौधरी के नीचे मैक्सिको। पोपो कैटेपिटल, पोपो कैटेपिटल कहाँ है? मैक्सिको में है। पोपो कैटेपिटल मैक्सिको में है। पैरीकुटून, पैरीकुटीन और कोलिमा, ये आपके तीनों मैक्सिको में हैं, ठीक है। पोपो कैटेपिटल, पैरीकुटीन और कोलिमा ये मैक्सिको में पड़ते हैं। कहाँ पर? मैक्सिको में पड़ते हैं। अब देखिए ये पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी किलाऊ, ठीक है, और मोना लोवा, ये दोनों बहुत एक्टिव ज्वालामुखी है। किलाऊ और मोना लोवा कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप, ये भी किसके पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। अब देखिए माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलेंस, तो ये कहाँ पर है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। माउंट सेंट हेलेंस और माउंट रेनियर कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो ये दोनों याद करेंगे, बस इतना आप याद करिए। इससे ज़्यादा तो आपको पेपर में अभी नहीं पूछा है, जितना पूछा है इसी में से पूछा है, लेकिन कुछ और फैक्ट हो गए उसको अभी हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं। एक ये पूछा गया था कि माउंट एरिबस कहाँ है, तो वहाँ अंटार्कटिका नहीं दिया था, वहाँ दिया था किस द्वीप पे है, तो ये रॉस द्वीप पे है माउंट एरिबस। माउंट एरिबस कहाँ है? रॉस द्वीप पर है। माउंट एरिबस रॉस द्वीप पर है, ये याद रखिएगा। हाँ, जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ये मतलब जो ये मैं सीरीज ये चला रहा हूँ डेली रिवीजन का घटनाचक, अगर ये फॉलो कर लेते हैं, जैसे करंट सुबह आप फॉलो करते हैं, किसी का भी फॉलो करते होंगे, वो आपको हमेशा देखे करंट, आप अप टू डेट रहते होंगे। ऐसे एक स्टैटिक जीके वाला 10 15 20 30 मिनट का एक फॉलो कर लीजिए, आपका स्टैटिक जीके से पूरा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। बार बार वही मैं रिवीजन कराऊंगा, वही पढ़ाऊंगा, तो आपके दिमाग में तो जाएगा ही, ठीक है। अब पूरा रट जाएगा, वहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन आएगा। अभी देखिए ये सब है, अभी 10 15 दिन बाद फिर यही सब ले आऊँगा, तो फिर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका पूरा हमें रटा ही दूंगा आपका ये घटना चक्र पूरा अवलोकन और एनसीईआरटी। अब देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या होता है, तो ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या होता है? जल वाष्प होता है। याद रखिएगा ज्वालामुखी में सर्वाधिक जल वाष्प होता है। इसके अलावा क्या क्या होता है? बहुत चीज़ होता है, लेकिन ये मेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। यही आपका पूछा गया था कि ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या होता है? जल वाष्प होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जब मान लीजिए ये आपका जो ग्रीन कलर का, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जो लावा रहता है, मतलब जो आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो पृथ्वी के जो अंदर रहता है उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। जब ये बाहर निकल आता है, ये देखिए बाहर निकल आया, तो ये जब बाहर निकल आता है तो वो लावा कहलाता है, ठीक है। तो लावा आप देखते नहीं हो गांव में लावा होता है,
लो दाना जो मतलब क्या होता है, जो लाई वाई नहीं होता जो बेचते रहते हैं ठेले पे, उसमें नमक मिर्च मिला के देते हैं, वही लावा भी वैसे होता है। ठीक है, तो ये लावा होता है, बाहर आ जाता है और मैग्मा नीचे रहता है। तो कोई पूछे कि मैग्मा कहाँ हो, तो वो अंदर ही रहता है, अंदर जो उसके ज्वालामुखी की इधर सब हो जाते हैं, इधर फैल जाते हैं, वो मैग्मा कहलाते हैं। लेकिन जब वही बाहर निकल जाता है तो लावा कहलाता है। जो टेम्परेचर होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, ये तो है नहीं कि हमेशा 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा तो नहीं, जो इनिशियल जैसे अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तब उस समय टेम्परेचर क्या होगा, तो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंडे होने पर यह आग्नेय चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है। आग्नेय क्यों, क्योंकि आग है ना, लिखा लिखा गया है आग। आग, तो आग क्या होता है, आग्नेय तो लिखा गया आग, तो आग से ये लावा भी तो आग है, तो आग्नेय चट्टान हो गया ये आपका। तो मतलब इग्नियस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, जैसे कि अब देखिए लावा सिलिका के आधार पर, देखिए लावा भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन होते हैं, एक एसिड लावा होता है और एक बेसिक लावा होता है। एसिड लावा कौन सा होता है, तो एसिड लावा होता है, यह अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। क्यों, क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो गाढ़ा चिपचिपा होगा ही। बेसिक लावा क्या होता है, हल्का एवं पतला होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जो बेसिक लावा होता है वो हल्का चिपचिपा पतला होता है और एसिडिक लावा थोड़ा गाढ़ा होता है। बस लावा के बारे में ये पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, ऐसे बता नहीं रहा हूँ, ये पूछा गया पेपर में आपके। अब देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं। एक है एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, और इसमें प्रायः विस्फोट होता ही रहता है, जैसे एटना उटना ये है। और ये वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ, वही हवाई वाला जो यूएसए में है, वही बहुत सक्रिय है, इसमें वो हमेशा विस्फोट। तो किलाऊ, तो मतलब किलाऊ से ये मत समझिएगा कि एक काला है तो चुप रहेगा, काला है तो बहुत विस्फोट करता है ये। चार महत्वपूर्ण सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलाऊ है, एटना है इटली वाला, पिटन डी फोर्नेस है, न्यामूरगा गिरा, ये सब आपके एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ठीक है, सकते सब सक्रिय अभी चल रहे हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप मौना लोआ, तो यही जो आपका ये मोना लोआ है ना, मोना लोआ, तो मोना लोआ जो आपका ज्वालामुखी है यही आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये इम्पोर्टेंट है। डोरमेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी, काफ़ी समय से विस्फोट नहीं हुआ लेकिन संभावना बनी ही रहती है कि हो सकता है कभी विस्फोट हो जाए। तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ मतलब कैसे, जैसे आप मान लीजिए ये कोई काफ़ी दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि कोई पेपर आ जाए फिर पढ़ते हैं। तो जब कोई पेपर आ जाता है तब पढ़ते हैं, तो इसीलिए उसका थोड़ा सा कम वो होता है। ठीक है, तो ईरान का क्या है, दाम बंद, ये प्रसुप्त है, तो डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, तंजानिया का किलिमंजारो है। अब देखिए मृत ज्वालामुखी, मतलब इन पे लग रहा है ये पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिए हैं अपना। ठीक है, भविष्य काल में विस्फोट होने की संभावना ना के बराबर है। कीनिया ऐसे कुलाल, इक्वाडोर का चिम्बाराजो, अभी चिम्बाराजो नहीं, म्यांमार का पोप है, पाकिस्तान का कोहे सुल्तान है। तो ये सब कौन सा है, ये आपका मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे यहाँ कौन सा है ज्वालामुखी। ठीक है, वो तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन आप तो जानते होंगे इसलिए बता नहीं रहा हूँ, बता ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं तो अभी हम लास्ट तक बता ही देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेसुवियस। ठीक है, तो वेसुवियस कहाँ है, ये देखिए वेसुवियस और एटना, ये आपका कहाँ पर है, इटली में। अब देखिए एलबुर्ज कहाँ है और कोई सुल्तान, तो ये भी लिख दीजिए यहाँ कहाँ है, ये आपके ईरान में है। ठीक है, ईरान में आपका एलबुर्ज है, और वो एलबुर्ज है, और याद रहे, और दाम बंद है। ठीक है, कोही सुल्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान में, देखिए गलती हो जा रही थी, पाकिस्तान में कोही सुल्तान है, और एलबुर्ज में ईरान है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और एटना वेसुवियस इटली में इधर पड़ता है, वो मध्य सागर इटली में। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, इतना तो हो गया।
अब देखिए मायोन, माउंट एपो, माउंट ताल, तो ये हम यहाँ ये बनाए हैं तो कहाँ है, फिलीपींस में। तो फिलीपींस में आपका कौन से हैं, मायोन, माउंट एपो, माउंट ताल, ताल मत याद, ताल हमेशा याद रहता है आपको फिलीपींस का, एपो याद रखिए, मायोन याद रख लीजिए। अब देखिए माउंट किनाबालू, तो माउंट किनाबालू कहाँ है, मलेशिया में है, तो मलेशिया में माउंट किनाबालू है। अब इधर देखते हैं, अब देखिए इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया क्रैक है ना, देखिए ये देखिए पूरा क्रैक है, तो क्राकाटाओ हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, मेरापी हो गया, तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया में है। और देखिए माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। अब भूलेंगे नहीं आप, अभी देखिए कई बार रटाएंगे। सबन काया कहाँ है, पेरू में है, सबन काया कहाँ है, पेरू में है। अब यहीं कुछ और बताए थे, उसको बताइए कौन है, एक चिम्बा राजो बताए थे, तो चिम्बा राजो कहाँ पर है ये बताइए। तो चिम्बा राजो कहाँ पर है, आपका इक्वाडोर में है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहीं है इक्वाडोर ना, तो यहाँ लिख दीजिए चिम्बा राजो, चिम्बा राजो इक्वाडोर है। इसके बाद एक यहीं बताए थे कोटोपैक्सी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी कहाँ है, ये भी आपका ये यहीं पे है। चिली में क्या है, ये देखिए ये पूरा चिली है ना, तो चिली में बिल्ला रिका है, तो यहाँ लिख दीजिए बिल्ला रिका, बिल्ला रिका यहाँ पे आपका चिली में है, तो इतना आ गया। कोलिमा कहाँ है, तो कोलिमा, कोलिमा आपका मैक्सिको में है। मोना लोआ कहाँ है, मैक्सिको में है, वो सॉरी मोना लोआ हवाई द्वीप पे है, यहाँ का रहे हैं। पोपो कैटेपिटल, पोपो कैटेपिटल ही है, ये मैक्सिको में। तो कोलिमा और पोपो कैटेपिटल ये आपके दोनों कहाँ पर हैं, ये आपके मैक्सिको में है। एक और था यहाँ, बताइए उसको यहाँ नहीं लिख पाए हैं, कौन है, पैरी कुटीन, तो यहाँ लिख देते हैं पैरी कुटीन, पेरिकुटीन कहाँ है, आपका मैक्सिको में है। तो पेरिकुटीन, कोलिमा, पोपो कैटेपिटल, पोपो कैटेपिटल, कैपिटल में नहीं याद रखिए, पोपो कैटे कुछ भी याद करिए, वहाँ पोपो कैटे आ जाए तो लगा दीजिए। मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप पर, और यहीं पे आपका किलाऊ है जो सबसे सक्रिय है। अब देखिए माउंट सस्ता, तो याद रखिए ये क्वेश्चन आया था, मैं सोचा ये क्या है, मैं जब क्वेश्चन में देखा क्योंकि माउंट सस्ता आया है, अच्छा तो कैसे याद करेंगे, तो आईफोन कहाँ का है, अमेरिका का है, तो आईफोन सस्ता नहीं है, महंगा ही है, ठीक है। माउंट सस्ता, सस्ता नहीं है, महंगा ही है। माउंट सेंट हेलेंस, ये तो अभी पढ़े ही हैं, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है, आपका अमेरिका में है, ज्वालामुखी है। माउंट रेनियर, तो रेनियर, तो माउंट रेनियर ये भी अमेरिका में है। तो इतना तो आपको शायद याद ही हो गया होगा, कैटेपिटल, कोलिमा और पेरिकुटीन, ठीक है। किनाबालू मलेशिया में, आई होप आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, कोई सुल्तान, अभी हम यहाँ ईरान नहीं, कोई सुल्तान पाकिस्तान में है, ईरान में दामवंद है, दामबंद, ईरान में क्या है, दामबंद है, एलबुर्ज है, ठीक है। तो एलबुर्ज आपका दामबंद है, और ये एलबुर्ज ईरान में, विसुवियस एटना इटली में है, ठीक है। ताल, मायोन और ये माउंट एटो फिलीपींस में है। आई होप आपको याद, अब देखिए ये क्यों लिखा गया है, ये क्या है, रिंग ऑफ फायर्स, रिंग ऑफ फायर्स है, 75% ज्वालामुखी क्षेत्र इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 75% ज्वालामुखी क्षेत्र इसी, जैसे जहाँ कहाँ है रिंग ऑफ फायर, जो आप मैप में देखेंगे तो आज ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पूरब साइड ये पूरा, और इधर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। और ये क्यों यहाँ पर क्यों जानते हैं, क्यों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे जो प्लेटें हैं बड़ी ये वो यहीं है, जैसे नजका प्लेट, ये देखिए लिखा गया है नजका प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। और काकोकस प्लेट ये है, तो ये सब जो छोटी छोटी प्लेटें हैं ये यहीं पर पाई जाती है, नजका प्लेट, कोकस प्लेट, तो इधर ही है, ठीक है। और कौन सी है यहाँ पर, जॉन डी फोको प्लेट, ये है आपका पैसिफिक प्लेट, इधर ही है। तो ये 75% आपका देखिए किलाऊ और मौना लोआ यहीं पे होता है, ठीक है। किलाऊ मोनोलोवा ये ज्वालामुखी यहीं पर है जो सबसे सक्रिय है। अब देखिए यहाँ पर एटना बोले तो सिसिली बताएंगे,
और बीसुवियस बोले तो इटली बताएंगे। ठीक है, तो एटना कहाँ है आपका सिसली में, और बीसुवियस कहाँ पर है इटली में। ठीक है, एटना सिसली, बीसुवियस इटली। तो ये याद रखिएगा, नहीं तो आप एटना को इटली, एटना इटली है, लेकिन एटना ऐसे पैसिफिक पूछ लेता है। सिसली बताएंगे, विसुवियस इटली बता रहे। एरुबस रॉस द्वीप, जो एरिबस यहाँ बताए थे, कहाँ, यहाँ तो दिया ही नहीं, ये नीचे बताए थे एरिया अंटार्कटिका में। यहाँ देखते हैं, ये देखिए एरिबस यहाँ है, माउंट एरिबस रॉस द्वीप। देखिए पूछा था ना कि नहीं, आपका पूछ लिया था। देखिए माउंट एरिबस रॉस द्वीप पर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गम नहीं होता है। देखिए ये पूछा था ये कि कहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गम नहीं होता है, तो बाल्टिक सी है, जहाँ पर इस्टोनिया, लथाविया, लतवानिया ये सब है, वहाँ पर एक बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी में आपका ज्वालामुखी का उद्गम नहीं होता। कहीं भी पूछा जाए कि वोल्केनो कहाँ नहीं पाए जाते, तो यही बाल्टिक सी में। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं, 130 है। कहाँ पर आपके, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 130 आपके वोल्केनोज हैं। अब इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसमें कुल 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना था, मतलब ये कथन निष्कर्ष में बना था। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना और विसुवियस जो इटली में, ये भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा इतना कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी में, अब ये पूछ लेता है अभी कि कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं हैं। तो कौन कौन से आपका सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कोटोपैक्सी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। एटना, वेसुवियस, फ्यूजियामा जापान में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलायु है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 में। ठीक है, अब देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए, ये देखिए आप इसमें कंफ्यूज होंगे, जैसे ये इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि होम रूल तो आपको पता ही होगा 1916 में होगा। ये आपका अभी बताते हैं, हाँ इसमें दोनों कंफ्यूज होंगे। राउलेट एक्ट 1916 में, और दैध शासन जो का प्रयोग ठीक है, तो ये आपका 1919 में हुआ। तो ये आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये 18 मार्च राउलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, और डायरकी सिस्टम ये दिसंबर 1919 में। तो ये दोनों याद रखिएगा। दैध शासन जो डायरकी वाला वो बाद में आया, और ये राउलेट एक्ट जो आया ये पहले आया। तो इसी दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज, अभी देखिए करवाएंगे आपको आ जाएगा। साइमन कमीशन 1927 में इस बार आया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में, 5 मार्च 1931 में। अब देखिए यहीं पे करें राउलेट सत्याग्रह। देखिए राउलेट एक्ट पूछा जाता है, और राउलेट सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह पूछे तो 6 अप्रैल 1919 लगाएंगे। और राउलेट एक्ट पास कब हुआ, 18 मार्च 1919। तो 18 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट पास हुआ, और राउलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले राउलेट एक्ट पास ही होगा ना, तो बाद में सत्याग्रह होगा, क्या पहले सत्याग्रह हो जाएगा। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में, क्योंकि इसी के विरोध में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था। मतलब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर, मतलब शांतिपूर्ण। तो ये क्या था, जलियांवाला बाग हत्या बाद में हुआ। तो 6 अप्रैल को राउलेट सत्याग्रह, ये क्वेश्चन ऐसे देखिए आया था कि क्रोनोलॉजी का, तो राउलेट सत्याग्रह पहले आएगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, फिर खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। अब देखिए ये भी 1919 है, ये भी 1919, ये भी 1919, ये भी 1919, सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, दोनों में। पहले रौलट सत्याग्रह होगा तभी तो उसके रिस्पॉन्स में जलियांवाला बाग में सब गए थे, एकत्र हुए थे। तो ये तो पहले रौलट आएगा फिर जलियांवाला। खिलाफत में क्या आएगा, पहले आपका खिलाफत आएगा 27 अक्टूबर 1919 में, फिर इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये मेनली नवंबर दिसंबर में होता ही था, ठीक है। तो ये ही लास्ट में रखा दीजिए। तो ये 1919 का पूरा याद कर लीजिए, पहले आंख बंद करके रौलट सत्याग्रह याद करिए, इसके बाद क्या याद करिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद करिए, फिर खिलाफत याद करिए, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन तब याद करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसी में तो डायरकी भी आ गया, तो दिसंबर 1919 में, ठीक है। तो दिसंबर 1919 में ये भी आ गया। अब देखिए बीजी तिलक का निधन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो तब बीजी तिलक सबसे लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हाँ सब 1919 में था, तो बीजी तिलक 1920 में। तो कितना देखिए आपका लगभग कितना 18 मार्च हो गया, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 27 अक्टूबर, 26 से 30 दिसंबर 1919, इसके बाद इसका परिवर्तन आपका दिसंबर 1919 में आपको हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। अब महात्मा गांधी का दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 से। तो जब गांधी इरविन समझौता विफल हुआ तब गांधी जी ने दांडी यात्रा ही किया था। तो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, सब मैं उसी सीक्वेंस से लिखा भी हूँ। इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्णय कब आएगा, 16 अगस्त 1932, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो ये कब आया आपका, 16 अगस्त 1932। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 से, तो अलग है, सभी जानते होंगे। तो सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 में, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ रौलट एक्ट कब, 18 मार्च 1919। ये क्वेश्चन, फिर ये सब क्वेश्चन है, मतलब ये आप देख रहे होंगे ना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये एक बार पूछा गया, ये एक बार। रौलट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1900, पहले एक्ट आया 18 मार्च 1919 को, फिर रौलट सत्याग्रह आया, तो ये कब आया, 6 अप्रैल 1919 को आया, ठीक है। ये तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया, हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। सबसे बाद में ये हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर, तो 26 से 30 दिसंबर 1919 को। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछ। अब देखिए ये आपको हमने ये क्यों बनवाया है, ये मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इसलिए बनवाया है, देखते हैं यहाँ पर। पहले आप 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह याद रखेंगे। क्या चंपारण सत्याग्रह, ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। तो ये तो फैक्ट आपको सबको पता है। देखिए हम यहाँ क्लॉकवाइज क्यों बनाए हैं, क्लॉकवाइज। अब देखिए चंपारण से आप कहाँ जाएंगे, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल पर प्रथम भूख हड़ताल यही थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी की कौन थी, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अपने दिमाग में एक ट्रायंगल बनाइएगा और ट्रायंगल को क्लॉकवाइज घुमाइएगा, घड़ी के क्लॉकवाइज में। नहीं तो यही आपका पूछ लिया जाता है कि पहले चंपारण, तो सबको याद है पहले अहमदाबाद हुआ था कि पहले खेड़ा हुआ था। तो मैं जैसे लिखा हूँ ऐसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक ट्रायंगल बना था,
ऊपर 1917 था। इसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमे थे, क्लॉकवाइज में वहाँ अहमदाबाद लिखा गया था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये प्रथम भूख हड़ताल था, ये इसके बाद आएगा। जब क्लॉकवाइज में ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे जब चलेंगे, इसके बाद फिर ऐसे, तो ऐसे क्लॉक चलता है ना, तो ऐसे जब चलेंगे तो पहले चंपारण, ये तो पता ही है, पहले अहमदाबाद आएगा फिर खेड़ा आएगा। 1918 में प्रथम असहयोग आंदोलन, तो पहले क्या आएगा, अहमदाबाद में मिल हड़ताल आएगा, फिर खेड़ा। कैसे याद करेंगे, अगर ऐसे भी ना याद हो आपको ट्रायंगल से, तो ऐसे याद कर लीजिए, पहले छोटा आ आता है फिर खा आता है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर पहले अगर अहमदाबाद मिल हड़ताल, पहले आ आता है ना, फिर खा आता है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले आया था, फरवरी से मार्च के बीच में ये हुआ था, और ये मार्च में हुआ था, तो इसमें फरवरी भी जुड़ जाता है अहमदाबाद में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अगर कोई पूछे पहले अहमदाबाद हुआ था पहले खेड़ा हुआ था, तब सोचेंगे पहले आ ही आता है ना, तो आ पहले आता था, अहमदाबाद पहले होगा, फिर खा आता है। ठीक है, या ऐसे याद कर लीजिए, मैं ट्रायंगल बनाया था, वहाँ 17 था तो वहाँ ले जाके 18 लिख, वो अहमदाबाद लिख गया, फिर वहाँ 18 खेड़ा लिख गया, ऐसे ही याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो जो काम किए थे ये यहीं लिखा गया है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कब, 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। इसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1903 में। तो इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, 1903 में। टॉलस्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग की स्थापना कब हुई थी, जो टॉलस्टॉय फर्म है कहाँ पे है, जोहान्सबर्ग में, जहाँ क्रिकेट मैच होता है, ये 1910 में स्थापित हुआ था। तो पहले क्या याद करेंगे, नटाल, नटाल ऐसे याद करेंगे, ये ऐसे भी पूछ सकता है गांधी जी की जो कार्य हुए थे कौन कौन पहले हुए थे, तो नटाल पहले याद रखेंगे। तो फिर नटाल के बाद फिनिक्स, फिनिक्स तो कई बार पूछा ही गया है। फिनिक्स कब, 1904 में। इसके नटाल 1894 में। ओ सॉरी, पहले तो यही आएगा ना, इंडियन ओपिनियन आएगा 1903 में। इंडियन ओपिनियन ये 1903 में हुआ था। फिर आपका फिनिक्स आएगा, फिनिक्स, ठीक है। फिनिक्स कब आएगा, 1904 में आएगा। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फर्म आएगा। तो याद करिए, पहले क्या, नटाल, फिर इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 में, फिर आपका फिनिक्स है। फिनिक्स कैसे याद करेंगे, चार, इसमें फिनिक्स में चार गिनती है, अंतर है, फा नी का स, फिनिक्स, तो चार लास्ट में लाइएगा, ठीक है। अब ये देखिए टॉलस्टॉय फर्म 1910 में। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अब एनसीईआरटी कॉर्नर में देखते हैं। कांसा घंटा धातु लुप्त मोम तकनीक क्या है। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तकनीक है, यहाँ देखते हैं क्या है ये लुप्त मोम तकनीक। कह रहा है कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागेट जो टिन होता है के मतलब मेल से बनता है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखिए चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ जो लुप्त मोम, अब लुप्त मोम क्या होता है अभी बताते हैं, तकनीक से बनाई जाती है। क्या होता है, लुप्त मोम में पहले एक, जैसे कोई मूर्ति बनाना हुआ तो पहले मोम का बना देंगे, तो फिर मोम का बना के उसी में क्या भर देंगे, उसी में जिस मेटल का बनाना होगा वही मेटल, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उसी में डाल देंगे, उसी जो मोम होगा वैक्स होगा उसी वैक्स में डाल देंगे। फिर कुछ समय बाद वो आपका बैग्स हटा दिया जाएगा, तो फिर वो आपका जो लिक्विड डाला रहेगा, मतलब चाहे तांबे चाहे कांसे किसी का भी डाला रहेगा, वो आपका ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है, जो कह रहा हूँ वही बनाई जाती, वही है यहाँ। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता है और उसी मिट्टी के आवरण को एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के अंदर सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता है।
फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती है। जब जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती है, चिकनी मिट्टी का आवरण सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता है। तो इस निकली हुई प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें चिकनी मिट्टी होता उसमें करते थे लोग मोम। ठीक, मोम में नहीं करते थे, जो मैं बताया उन्हीं लोग को चिकनी मिट्टी में करते थे। ठीक है, लेकिन मोम तो रहता ही था। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा किसमें पूरा मेन वही होता है। देख ली वो कि आपका किसी सांचे में ढाल के आपको फिर वो बना, आज भी ऐसे कहीं कहीं होता है। अब देखिए गुमास्ता क्या होता है। गुमास्ता यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होते हैं गुमास्ता। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्ण देवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों के बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये चित्र था कोई। अब देखिए जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम नगर का कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का एक नगर था। कौन? मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि मसूलीपट्टनम जो प्राचीन शहर था वो किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इंग्लैंड और हॉलैंड दोनों देश की ईस्ट इंडिया कंपनियों में ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो मूल स्थल रूप कौन सा है आपका, ये बताना है। ज्वालामुखी, शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडॉक, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो ये कौन सा है मूल स्थल रूप कौन है, बताइए। तो इसमें क्या होगा बताइए। तो इसमें अभी हम ज्वालामुखी का मूल रूप है, ये तो शायद नहीं बताए थे, लेकिन ज्वालामुखी शंकु होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ज्वालामुखी शंकु होता है। ज्वालामुखी सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलता है। क्या? जल वाष्प निकलता है, मतलब H2O सबसे ज़्यादा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। ये भी शायद नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,911 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 5,911 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी भी बताइए। ये माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, इसकी है 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी याद है। माउंट पिनाटुबो, तो ये आपका इसकी कितनी ऊंचाई है, तो याद रखिएगा माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई लगभग 1486। ठीक है, तो इतना याद रखिए। अब देखिए ताल की, तो ये इसका बहुत कम है, 311 है। ठीक है, चलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो वही जो आपको ये बताए थे, जो ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, ठीक है, इधर आपका साउथ अमेरिका पड़ जाता, नॉर्थ अमेरिका, तो इसी साइड में आपका सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। 75% लिखे नहीं थे, वहीं पे होता है। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं।
तो जो पृथ्वी के अंदर जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसके जो अंदर होता है वो क्या कहलाता है? तो लावा के ठोस होने के फलरूप फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, कौन सी चट्टानें? प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, ये इनका मतलब बहुत गहराई में इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहाँ पर? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। देखिए कितना आईएएस का कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप कितना आराम से कर देंगे। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता, जहाँ लिथुआनिया ये सब, स्कॉटलैंड है ये आपका, और ये क्या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब है, वहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो बाल्टिक सागर में। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, थोड़ा सा आपका हेल्प रहेगा। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, माउंट इटना है, तो माउंट इटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट इटना एक ज्वालामुखी है, सिंपल है। मोना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का कि सोया हुआ शांत है? ये बताइए किस। तो ये आपका एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। कौन सा? मोना लोवा कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप यूएसए का है। ठीक है, कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील मतलब आपका काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, एटना तो है ही है। ठीक है, और वेसुवियस, तो ये आप माउंट एटना और वेसुवियस इटली के हैं, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो 2 और 4। ठीक है, ये आपका किलिमंजारो क्या है? तंजानिया में है किलिमंजारो ज्वालामुखी। ये आपका कैसा है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी ये है, कौन है? किलिमंजारो। ठीक है, तो प्रसुप्त मतलब डोरमेंट। ठीक है, मतलब उम्मीद है कि कभी कभी ये विस्फोट हो सकता है। ठीक है, और आपका विस्फोट नहीं होगा। अकांगुआ कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, वो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में है। ठीक है, ये उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक, अकांगुआ दक्षिण। किलिमंजारो एक है, तो किलिमंजारो एक क्या है? तो ये आपका क्या है? वोल्केनो है। तो वोल्केनो आपका किलिमंजारो एक वोल्केनो है। ठीक है, कहाँ पर है? यही तो है किलिमंजारो जो आप तंजानिया में। ठीक है, ये डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट मतलब प्रसुप्त, मतलब कभी सोया हुआ है लेकिन जाग सकता है कभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को का प्रकाश स्तंभ स्ट्रानबोली को कहा जाता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोवा, क्राकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में है? इसको ऐसे लिखे, क्राकाटोवा ऐसे लिखा था ना, हम कहते क्रैक हो गया है। तो क्राकाटोवा कहाँ पर है? ठीक है, तो किस देश में है क्राकाटोवा? तो इंडोनेशिया में है। क्या करेक्ट हुआ था? इंडोनेशिया ही तो क्रैक हुआ था। हम कहते इंडोनेशिया थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया है, तो क्राकाटोवा कहाँ है? आपका इंडोनेशिया में है। अब देखिए हार, देखिए कितना आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। महात्मा गांधी राजनीतिक जीवन निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक पहले क्या आएगा? चंपारण, तो सही है। फिर आपका अहमदाबाद आएगा कि खेड़ा आएगा? तो पहले हम कहे हैं छोटा आ आएगा ना, फिर खा आएगा। तो चंपारण के बाद छोटा आ जाएगा, फिर खा आ जाएगा, ए आ जाएगा, या छोटा आ लिख दीजिए, खा फिर आ सही होगा आएगा लास्ट में। तो 1 2 3 4, ये तो सीधे सीधे है। देखिए निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो का किया था सबने अगुआ, खेड़ा का किया था, बारदौली का नहीं किया था। इसका कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना जन भाषण कहाँ दिया था? तो भारत में अपना जन भाषण पहली बार कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने अपना जन भाषण वाराणसी में दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिकों से कौन सा मिल मजदूर, तो ये कौन किससे संबंधित? अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, ये आपका किससे है? ये मिल मजदूरों से, श्रमिकों से। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। सिंपल ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया?
तो बताइए प्रथम सस्ता सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो चंपारण वाला प्रथम सत्याग्रह। बस इतना ही था। ठीक है, तो ये आपका डेली आता रहेगा, ये मत सोचिएगा कि कभी बंद हो। अब सैटरडे तक आपका आएगा, सैटरडे के बाद आपका ये इसके संडे को आपका पूरा फुल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उस टेस्ट में आप जितना रैंक लाएंगे वो पूरा हफ्ते पढ़िएगा, तब अच्छे से टेस्ट दे पाएंगे। और सभी टेस्ट लोग ईमानदारी से देंगे, हमको यही भरोसा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।